संसद की सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा है और इसी में चूक को लेकर विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और इस वजह से पहले 2 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा। दरअसल विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान और इसे लेकर दोनों ही सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, जिस वजह से आज भी हंगामा देखने को मिला। Take your seat. Don't take your seat. Consideration and passing of the following. Honorable members. लॉ एंड ऑर्डर के Honorable members. लोकसभा में संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने आज लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा किया, जिसके कारण प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। लेकिन फिर 2 बजे हंगामा जारी रहा और कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए सभापति की कुर्सी के सामने आकर हंगामा किया। हंगामा करने के कारण विपक्ष के 14 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सदन से निलंबित किया गया। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के जिस सांसद की मदद से उपद्रवी संसद में पहुंचे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने के कारण विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, जो अनुचित है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। अभी कोर्ट में है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबल। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स को मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया। विपक्ष संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष को घेर रही है। बस यही कहूंगी, इतिहास निकालने से पहले ये ध्यान दें कि जिम्मेदारी आपकी थी। नेशनल सिक्योरिटी की बात राजनीति का विषय नहीं है। मैं तो कहती हूँ ऑपोजिशन से ज्यादा सत्ता पक्ष को कहना चाहिए, हम आकर स्पष्टीकरण देंगे और जहाँ जहाँ कमियां हुई हैं उसको हम पुख्ता करेंगे। हम लोग जो भी लूप होल्स हैं उसको ठीक करेंगे। ये पार्लियामेंट को एक तरह से गिरवी रखना चाहते हैं। ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है, सुरक्षा के नजर से देख रहा है। स्पीकर ने कहा, वहां सभापति ने कहा, जांच होने के बाद ही तो कोई निर्णय होगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय तो नहीं है, इसीलिए मोदी जी को गाली देना है, इसीलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। बहुत सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, कोई छोटी बात नहीं है कि देश की पार्लियामेंट हो जिसको लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। अब जो उस पार्लियामेंट में बेरोज़गार बच्चे ऐसी हरकत कर लें तो फिर सिक्योरिटी कहाँ पे है? जिनकी लाइव्स इन डेंजर थी वो वरिड हैं। अब आप उनको पूछे सवाल तो उठा के बाहर फेंक दें। ये तो एक नया नॉर्म बन गया है कि कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उठा के सस्पेंड कर दिए। बहुत गलत बात है, मैंने तो 15 सालों में ऐसे देखा नहीं है। अमित भाई ने बिल्कुल सही कहा है। हमारा मानना है कि न हम सब न किसी हम से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की वायलेंट एनार्की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को न हाईजेक कर पाएगी, न नुकसान पहुँचा पाएगी। सीरियस अटैक ऑन द पार्लियामेंट। It's easy to say that opposition is doing politics on this, but let me tell you, if God forbid some opposition MP had signed the requisition passes for these people, the government would have gone absolutely ballistic. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के मामले, क्योंकि 50 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसने कभी भी इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। यहाँ की जो सुरक्षा है वो केवल और केवल उसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री का विषय है, उसी तरह से इस लोक का सिक्योरिटी का पूरा विषय लोकसभा अध्यक्ष का है। संसद की सुरक्षा सेंध में शामिल आरोपी ललित को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए।
बीजेपी ने टीएमसी विधायक के साथ ललित की फोटो जारी की और मांग की है कि टीएमसी सांसद पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कल हमने आपको खबर बताई थी कि जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली नहीं जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से मना कर दिया था। सीजेआई ने कहा था कि मैं सुनवाई पर कोई निर्णय नहीं लूंगा, सुनवाई का फैसला केस से जुड़े जज ही करेंगे। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई के नाम अलग अलग खत लिख डाले और इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि आरोप उछालना और लेटर लिखना बहुत आसान है। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बार के सदस्य की तरह से ये कहना अजीब है। मैं इस खास जज को चाहता हूं। कौन वकील है, क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको दिखा देंगे। नहीं टली सुनवाई तो जज साहब को चिट्ठी भिजवाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से किसी तरह बचने के लिए बार बार जमानतें लेने वाले सत्येंद्र जैन की मुश्किलें क्या बढ़ी। जैन के वकीलों ने सीजेआई को खत लिख डाला, जिसके बाद सीजेआई को गुस्सा आ गया। दरअसल प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने सीजेआई को अलग अलग खत लिखकर केस लिस्टिंग पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मूल रूप से जिस बेंच के सामने थी, उससे अलग बेंच के सामने लिस्ट होने पर सीजेआई ने सफाई दी और इस दौरान उनका दर्द भी छलका। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने सीजेआई को लिखे अलग अलग खत में मामलों की लिस्टिंग में कुछ होने और उन्हें दूसरी बेंचों को भेजे जाने का आरोप लगाया था। मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका से जुड़ा था। केस को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली बेंच के लिए लिस्ट किया गया था, क्योंकि मूल तौर पर केस जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच को अलॉट था, लेकिन वे बीमार होने की वजह से उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से गुजारिश की कि जस्टिस त्रिवेदी की बेंच के सामने सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई टाल दी जाए, लेकिन सीजेआई ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, आरोप उछालना और खत लिखना बहुत आसान है। जस्टिस बोपन्ना के दफ्तर से सूचना आई थी, वे स्वास्थ्य कारणों से दिवाली के बाद से ड्यूटी पर नहीं आए हैं, इसीलिए मामले को जस्टिस त्रिवेदी को आवंटित किया गया, जिन्होंने इसकी पिछली बार भी सुनवाई की थी। इसी का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि आरोप उछालना और लेटर लिखना बहुत आसान है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली हुई है, जिसे अब 8 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाराष्ट्र सरकार और एकनाथ शिंदे के लिए कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल शिंदे के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से विधायकों की अयोग्यता के लिए समय की मांग की है और अगर सुप्रीम कोर्ट समय नहीं देता तो 30 दिसंबर से पहले शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता पर फैसला करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मुद्दे पर सरकार को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इन याचिकाओं पर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम निर्णय लेंगे। ये कार्रवाई तब तक नहीं चल सकती जब तक अगले चुनाव घोषित ना हो जाएं और उन्हें निष्प्रभावी ना कर दिया जाए। अयोग्यता की तलवार, मुश्किल में महाराष्ट्र सरकार। मिलेगा वक्त या कोर्ट होगा सख्त। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है। जैसे जैसे 30 दिसंबर नजदीक आ रही है, महाराष्ट्र सरकार की धड़कनें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना केस में विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन समय खत्म होने वाला है और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले में निर्णय लेने के लिए 3 सप्ताह का एक्सटेंशन मांगा।
राहुल नार्वेकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। उन्होंने तर्क दिया कि मामले में 2,71,000 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसे में मुझे अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए और 3 सप्ताह की आवश्यकता होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है। ये मामला शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ है। उद्धव गुट ने इन विधायकों पर दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर की है। भारत के पासपोर्ट की और ताकत में इजाफा होने वाला है, यानी कि अब भारतीय बिना वीजा ईरान की यात्रा भी कर सकेंगे। आज ईरान ने यह कहा है कि वो भारत और सऊदी अरब सहित 33 देशों के लिए वीजा की आवश्यकताओं को हटा रहा है और इस फैसले के साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी जिनके नागरिक बिना वीजा प्राप्त किए ईरान की यात्रा कर सकते हैं। ईरान की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री एजातुल्ला जरगामी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के देशों से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करना है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि हाल ही में मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम ने भारत के विजिटर्स के लिए वीजा जरूरतों को माफ कर दिया था। दुनिया घूमने वाले पर्यटक के लिए भारत सबसे तेजी के साथ उभरते हुए बाजारों में से एक है। साल 2022 में 13 मिलियन भारतीय पर्यटक विदेशों में घूमने के लिए गए थे और इसी आंकड़े को देखकर ईरान ने भारत की ताकत का अंदाजा लगाकर वीजा हटाने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि आजकल दुनिया भारत का दम देख रही है और भारत के टूरिस्ट अलग अलग जगह विदेशों में जाकर वहां की कला, वहां के शिल्प और वहां के कल्चर को भी देखते हैं और इसी बीच ये ईरान का फैसला आया है। अगली खबर का रुख करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कई बड़े निर्णय लिए गए और इन फैसलों में जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। लेकिन बिहार सरकार के आरक्षण वाले मास्टर स्ट्रोक को कोर्ट में कितनी मान्यता मिलेगी या फिर पहले की तरह इसे खारिज कर दिया जाएगा? पहले बिहार में आरक्षण के बारे में आप जान लीजिए। फिलहाल इस बिहार में EWS को अगर आप छोड़ दें तो SC, ST, OBC और EBC को 50% का आरक्षण मिला हुआ है और इस फॉर्मूले के तहत बिहार में SC समुदाय के लोगों को 16%, ST के लोगों को 1% और पिछड़ा वर्ग को 30%, जिसमें 12% पिछड़ा और 18% अधिक पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था है। इस फॉर्मूले के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण देने की व्यवस्था भी है। अब नीतीश सरकार द्वारा ही आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो नया फॉर्मूला लाया जा रहा है उसके हिसाब से SC को 20%, ST को 2% और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के बाद बिहार में मिलने वाला आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो जाएगा। इन 65% में EWS 10% आरक्षण शामिल नहीं है, यानी कि EWS का 10% अगर जोड़ दें तो बिहार में कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। अब किसी भी प्रदेश में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर, उसका आंकड़ा बढ़ाकर 75% कर दिया जाना इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% की सीमा का उल्लंघन है। 50% आरक्षण का नियम जिसे ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, ये निर्देश देता है कि भारत में नौकरियां या फिर शिक्षा के लिए आरक्षण कुल सीटों या फिर पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2014 तक राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसी आधार पर आरक्षण की सीमा तय करती रहीं, लेकिन 2014 के बाद राज्यों ने मैक्सिमम लिमिट के कैप को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कई राज्य इसमें कामयाब नहीं हो पाए, कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका मिला, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में दिए गए आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इधर बिहार सरकार का कहना है कि नए तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए और आरक्षण पर नए चमकदार और जिंदा टूटते तारे रात में आसमान को रोशन करते हुए दिवाली जैसा नजारा बना रहे हैं। आज रात भी टूटते तारों की बौछारें हुई, जिससे आसमान में तारों की बारिश जैसा नजारा दिखा। इन टूटते तारों का नजारा रात को देखते ही बना।
इन्हें आप जेमिनिट मिटियोर शावर भी कह सकते हैं। कल रात से आज सुबह तक आसमान में इनका नजारा साफ नजर आया। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर आपने रात में इसको नहीं देखा, मिस कर लिया है, तो अब आप इसको देख लीजिए। अर्थ स्काई के मुताबिक 19 नवंबर से 24 दिसंबर आसमान में तारों की ये बौछार होती है, लेकिन इसका पीक 13 और 14 दिसंबर। महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा गया, जिससे वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी ऑफिसर थे। उन्होंने 2013 में आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी और उन पर सट्टेबाजों को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था, इसीलिए उन्हें केस से हटा दिया गया था। संपत ने इस केस में धोनी का नाम भी शामिल किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में उनका नाम जबरदस्ती घसीटे जाने के लिए 2014 में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दंडित करने और 100 करोड़ मुआवजे की मांग की थी। आपको यह भी बता दें कि धोनी ने जी संपत कुमार के अलावा एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ भी 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया था।